अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी का भी अकाउंट एफबीआर पे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आज हम ये समझेंगे कि अगर हमने किसी का अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब अगर हम किसी सैलरीड पर्सन की इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। याद रखिएगा कि हम किसी बिजनेस का टैक्स फाइल नहीं कर रहे बल्कि हम एक सैलरीड पर्सन का टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक सैलरीड पर्सन की कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके पूरे साल की इनकम है 7,93,655। उस पर जो टैक्स बनता है वो बनता है 4841 रुपीज़। और जिस कंपनी में ये आदमी काम करता है उस कंपनी ने उसकी सैलरी में से पहले ही टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया। कितना? 4841 रुपीज़। जितना टैक्स बनता था कंपनी ने उतना टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब इस शख्स के ऊपर कोई रिमेनिंग टैक्स नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसको, ये तो गवर्नमेंट को तो टैक्स पहुंच गया, लेकिन उस शख्स को फाइल करना ज़रूरी है, यानी कि उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीज़ शो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका तरीका क्या है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आपसे कहती है कि आपके पूरे साल की इनकम ये है, लेकिन कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स नहीं काटती। तो फिर उस सूरत में टैक्स आपको खुद गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है कि कंपनी ने आपकी सैलरी में से ही टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। आइए ज़रा इसका तरीका समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना NIC नंबर लिखेंगे और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड लिख के यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। मैं इस प्रोसेस से आपको आगे लेकर चलता हूँ और फिर इसके बाद आगे का मरहला आपको समझाता हूँ। जनाब, ये हम लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टैक्स फाइल करना है। तो टैक्स फाइल करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे डिक्लेरेशन पे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट, ये बेहतर तरीका है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप क्योंकि सैलरीड पर्सन की इनकम टैक्स फाइलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स ईयर बताएंगे कि हम किस टैक्स ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे 2023, क्योंकि करंट ईयर 2023 है। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक की बात करेंगे। दैन उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि सिर्फ मुख्तसर से इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई उस शख्स की सैलरी पता है 7,93,655, सब कुछ मिलाकर बोनस वोनस ये अलाउंसेस वगैरह सब मिलाकर ये उसकी सैलरी बनती है। तो आप यहाँ पर उसकी सैलरी आ जाएंगे, ये लिखा हुआ पे वेजेस। तो यहाँ पर आप सैलरी लिखेंगे, कितनी थी भाई? 7,93,655, 7,93,655। सैलरी लिखने के बाद यहाँ पर आप लाजमी तौर पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट पे क्लिक किया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर टैक्स चार्जेबल में आएंगे। टैक्स चार्जेबल में आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटेशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल सैलरी आ रही है, ठीक है। टोटल सैलरी के बाद यहाँ पर जो इसका टैक्स बनता है, टैक्सेबल इनका सॉरी टैक्स जो बनता है टैक्स चार्जेबल, वो कितना है? 4841। नॉर्मल टैक्स 4841, ठीक है। तो ये एक ही बात है, दो दफ़ा नहीं, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 4431 जो है वो बकौल उनके कि यहाँ से उनकी सैलरी में से ये टैक्स है वो डिडक्ट हो चुका है, 4431, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, पूरा टैक्स है वो डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? एडमिटेड टैक्स, एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब ये कि इतना टैक्स अभी आपको भरना बाकी है, 4410, ठीक है। खैर, अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो इनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो इतना टैक्स है वो ये पे कर चुके हैं, विद होल्डिंग टैक्स, हालांकि इतना नहीं है। अब आइए हमें इस टैक्स को करेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर अब इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आप यहाँ पे मिटाने के बाद इसको भी मिटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है? 4841। 4841 टैक्स जो है वो डिडक्ट हो चुका है। और इसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये किस में करना है आपको? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। इसके आगे आपने यहाँ पर लिखना 4841। करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक किया। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास कितना टैक्स शो हो रहा है। कंप्यूटेशन पे आए। कंप्यूटेशन पे आने के बाद 4841, ठीक है, ये टैक्स बनता था। और विद होल्डिंग टैक्स भी कितना है? 4841। तो अब हम पर देखिए यहाँ पर कोई एडमिटेड टैक्स जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है जी। कोई एडमिटेड टैक्स शो नहीं हो रहा। अगर कोई एडमिटेड टैक्स यहाँ पर मिसाल के तौर पे कोई शो होता है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्रिएट PSID या प्रिपेयर PSID, ठीक है। तो अगर आप पे कुछ टैक्स रिमेनिंग बचता है, कंपनी ने पूरा टैक्स नहीं काटा, तो आप यहाँ से अपनी PSID क्रिएट करेंगे, वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। PSID क्रिएट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म टाइप का जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसे किसी भी बैंक में जाकर, जो भी उस बैंक की इन्फॉर्मेशन होगी उस बैंक में जाकर उसे सबमिट करवा देंगे। सबमिट करवाने के बाद जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करवाएंगे, यानी कि जब फीस भर देंगे, जो भी आपके रिमेनिंग टैक्स होगा, जब वो भरेंगे उसके बाद आप इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, वरना ये सबमिट नहीं होगा। सही है जी। अच्छा, फिलहाल मैं इसे सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा एक बात यहाँ पर जहन में रखिएगा कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में सैलरी लिख दी,
ठीक है, सैलरी का पोर्शन था। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई फॉरेन इनकम रिसीव, फॉरेन इनकम का मतलब से मुराद यहाँ पर ये है कि आपको मिसाल के तौर पर यूट्यूब से कोई इनकम आ रही है या फ्रीलांसिंग से कोई इनकम आ रही है, तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स चार्जेबल के अंदर एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर ये समझ लेगा, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर फिलहाल इस मेरे दोस्त बेचारे का नहीं है जिसका मैं भर रहा हूँ, कि मिसाल के तौर पर कि आपने मोबाइल फ़ोन के जो प्रीपेड बिल्स होते हैं उस पर आपने टैक्स भरा है। जाहिर सी बात है, जब आप मोबाइल टैक्स भरेंगे और मोबाइल फ़ोन की ऐप को यूज़ करते हैं, कोई भी सिम यूज़ करते हैं, तो उस पर टैक्स डिडक्ट होता है। जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसकी ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर टैक्स सर्टिफिकेट आता है, वो टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। वो आपको बताएगा कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है, वो टैक्स आप यहाँ पर भर दीजिए, तो आपको आपके टैक्स में से वो पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आपको अभी कितना भरना है, 4,841 रुपये भरने हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने 4,000 रुपये यहाँ पे टैक्स भरा है, तो आप पर जो रिमेनिंग टैक्स बचता है वो कितना बचता है, इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचता है, 841 रुपये फॉर एग्जाम्पल आप पे टैक्स बाकी है, और आपने सिम पर टैक्स भरा है। सही है, यानी कि आपने मोबाइल फ़ोन की सिम पर जो है वो टैक्स भरा है। सपोज कीजिए कि आपने उस पर 800 रुपये का टैक्स भर दिया, तो ये 841 में से ये 800 रुपये मजीद माइनस हो जाएंगे, तो आप पर जो रिमेनिंग टैक्स बचेगा वो कितना बचेगा, सिर्फ 41 रुपीज़ बचेगा। ये इसका तरीका आ रहा है। ठीक है भाई, तो खैर वैसे को मैं वापस अपनी हालत में लेकर आ जाता हूँ। तो अगर आपकी कोई सिम है और आपके नाम पर है, तो उस सिम पे जो भी आपने टैक्स भरा होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इंटरनेट कनेक्शन कोई लिया हुआ है, 4G लिया हुआ है, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उस पर भी टैक्स डिडक्ट होता है, तो उस पर भी जो भी टैक्स डिडक्ट होगा वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो भी आपके टैक्स में से माइनस हो जाएगा अमाउंट। ठीक, अच्छा, उसके बाद कंप्यूटेशन आपको यहाँ पर सारी कंप्यूटेशन, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, कंप्यूटेशन आपकी शो होती रहे। अच्छा, ये बता दूं कि आपको सिम कैसे ऐड करनी है। अब सब सिम कैसे ऐड करें, तो सिम ऐड करने का तरीका आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर एडजस्टेबल टैक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपेड टेलीफोन कार्ड। ठीक है, जो भी आपका टेलीफोन कार्ड है, यहाँ पर जाएंगे, प्लस पे बटन दबाएंगे, और यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर बताएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी नेटवर्क है, यूफोन, टाइनर्स, रॉन्ग जो भी है वो यहाँ पर बताएंगे, एंड देन सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स यहाँ पर जो भी डिडक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, अब ये करने के बाद क्योंकि हमें टैक्स भरना नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स कंपनी पूरा का पूरा जो है वो काट चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई टैक्स फिल नहीं करना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको यहाँ पर क्रिएट PSID क्रिएट करनी पड़ती, और फिर जाकर पहले टैक्स जमा करवाना पड़ता, जितना टैक्स रिमेनिंग था वो टैक्स जमा करवाते, और जमा करवाने के आने के बाद फिर आप क्या करते, सबमिट करते फॉर्म। अभी सबमिट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, वेल्थ स्टेटमेंट। अब वेल्थ स्टेटमेंट पर आते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में आपको अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस बताने हैं। ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस बताना। सबसे पहले आता हूँ मैं अपने पर्सनल एसेट्स पर। कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ बता दीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी है नॉन बिजनेस की, वो यहाँ पे बता दीजिए। इसके अलावा कोई बिजनेस अगर आपका है तो वो यहाँ पर बता दीजिए। इक्विपमेंट अगर आपके पास कोई है तो बता दीजिए। कोई एनिमल आपके पास है तो बता दीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं की हुई, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक वगैरह कुछ है तो वो यहाँ बता दीजिए। मोटर व्हीकल अगर आपके पास कोई है तो वो यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हाँ जी, मोटर व्हीकल अगर फॉर एग्जांपल कोई है आपके पास, तो वो यहाँ पर बता देते हैं। मोटर व्हीकल में यहाँ पर आप ऐड पे जाइए, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर बताएंगे, और उसके बाद जो है वो जो भी डिटेल होगी वो यहाँ बता देंगे। ठीक, उसके बाद प्रीशियस पोजेशन। ठीक है, हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट में कुछ भी आपके पास जो फ्रिज वगैरह जो भी सामान है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई 50,000 का हमारे पास घर पे सामान रखा हुआ, बिल्कुल ऐसा होगा लाजमी तौर पर। पर्सनल आइटम, कोई पर्सनल आइटम अगर आपके पास है, ठीक है, नॉन कैश, सॉरी कैश, अगर आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर बता दीजिए। तो सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ जी, इसके भाई साहब के पास 5,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अदर एसेट, कोई आपके पास अदर एसेट अगर हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके बता दीजिए भाई अदर एसेट क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक बाइक है। ठीक है, इस पर सबमिट कर देते हैं, और बाइक की कीमत बता देता हूँ मैं कितनी, यहाँ पर 30,000। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो एसेट्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 85,000 के मेरे पास एसेट्स बनते हैं। ठीक है, ये होगा मेरे पास एसेट्स। अच्छा, लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास एक घर भी था, घर कहाँ गया भाई, हाँ, ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी घर है वो उसका एड्रेस बता दीजिए, और उसका कंटेंट यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, तो एड्रेस मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है जनाब, अब इसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेती है। ठीक है, तो सपोज 32 लाख जो है वो इसकी वैल्यू है। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये होगा हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं आप किस पे आते हैं,
रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अब रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आपके पास जो है वो 32,85,000 के एसेट्स हो गए। इसके अलावा इनफ्लोज में आना आपको। इनफ्लोज में आपको आपकी जो भी इनकम थी, जो भी आपने अपनी सैलरी में लिखी थी, वो इनकम आपको यहाँ पर बतानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इनकम कितनी थी। जनाब हमारी इनकम थी 7,93,655। ये हमारी इनकम हुई थी, यानी कि आपके पास इनकम आए थे, तो ये आपको लगती है 793 भूल गया 655। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, अब ये अनरिकनसाइल अमाउंट को कैसे एडजस्ट करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर नेट एसेट डालना पड़ेगा। नेट एसेट प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल आपके पास कितने के एसेट्स मौजूद थे। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई हमारे पास पिछले साल जो एसेट्स थे वो इतने के ही एसेट्स थे। कौन कौन से एसेट्स थे? जो एसेट मैंने यहाँ पे लिखे 32 लाख के मेरे पास ये थे। मैं इसे यहाँ पर इशू कर लेता हूँ कि भाई 32 लाख रुपए का फ्लैट था मेरे पास पिछले साल भी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास पिछले साल घर पे 50,000 का सामान था। ठीक है, ये पिछले साल भी था। इसके अलावा मेरे पास पिछले साल 30,000 की बाइक भी थी, ये पिछले साल थी। ठीक है, और पिछले साल सपोज करता हूँ कि मेरे पास कैश जो है वो अज्यूम, याद तो मुझे नहीं है लेकिन अज्यूम करता हूँ कि पिछले साल मेरे पास कैश 3,000 रुपये था सपोज। ये मेरे पास पिछले साल के एसेट्स होगा। इसका टोटल करता हूँ तो मेरे पास पिछले साल 32,83,000 रुपये के एसेट्स मौजूद थे। पिछले साल के एसेट्स हो गए। ठीक है, तो ये मैं प्रीवियस ईयर के जो मेरे एसेट्स थे मैं उसे शो कर देता हूँ यहाँ पर। कहाँ चले गए आप? यहाँ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में, और प्रीवियस ईयर के एसेट्स में शो कर देता हूँ 32,83,000। ये हो गए मेरे प्रीवियस ईयर के एसेट्स। ये मेरे प्रीवियस ईयर के एसेट्स हो गए, ये मेरे करंट ईयर के एसेट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सैलरी आई थी वो मैंने यहाँ लिख दी। तो इस साल मेरे जो एसेट्स इंक्रीज़ हुए वो कितने के इंक्रीज़ हो गए? 2,000 रुपये से मेरे एसेट्स जो है वो इस साल इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, अब मेरे जो यहाँ पर देखिए अनरिकनसाइल अमाउंट कितना शो हो रहा है? 7,91,655। ये मेरा अनरिकनसाइल अमाउंट है। अब ये क्या मतलब है इसका? भाई बात ये है कि देखिए आपके पास 7,93,93,000 रुपये की इनकम आई है और आपके पास बचे सिर्फ 2,000 रुपये हैं। तो भाई कहाँ गई इतनी इनकम? तो जाहिर सी बात है आपने खर्च की। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे और पर्सनल एक्सपेंसेस में आपका जो भी अनरिकनसाइल अमाउंट है 791,655। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 791,655। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद अगर आपको अपने एक्सपेंसेस बाय नेम याद है कहीं लिखे हुए तो आप बाय नेम यहाँ पे लिखें कि भाई रेंट कितना दिया है, व्हीकल के कितना मेंटेनेंस कितनी है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, जो भी आपको याद है। जाहिर सी बात है, लेकिन हर इंसान इस चीज़ सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता। तो आसान तरीका ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिख दीजिए जो भी अमाउंट था। कितना था भूल गया मैं, 7, अभी देख लेता हूँ भाई रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में 791,655। तो ये यहाँ पर डाल दीजिए 791,655। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट या इसी कैलकुलेट किसी भी बटन पे क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आ जाएंगे आप रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में, और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे देखिए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0, यानी कोई डिफरेंस यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस है तो आपका ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये सबमिट नहीं होगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी आप एक्सपेंसेस थे यहाँ पर जितने आपके एसेट्स थे वो आपने एसेट्स यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद रिकन्सिलेशन आपने दिखा दी कि भाई हमारे पास कोई डिफरेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे एक दफ़ा सेव कर लेंगे। ये आपने सेव कर लिया, और क्योंकि हमें टैक्स भरना नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिस इंसान को टैक्स भरना होगा उसे पहले जो है वो पहले PSID क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सबमिट नहीं करेगा, यहाँ पर सबमिट करेगा भी तो वो एरर दे देगा। PSID क्रिएट करेगा, बैंक में जमा करवाएगा, बैंक में जमा करवाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर सबमिट करेगा इस फॉर्म को दोबारा ओपन करके। ठीक है, अब जैसे आप इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे एक 4 डिजिट का पिन कोड मांगता है। ठीक है, अब वो पिन कोड आपके मोबाइल पर रिसीव हुआ होगा, वो पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। अब मैं आपको यहाँ पर वो पिन कोड डालकर दिखाता हूँ कि भाई वो पिन कोड दिखा दो मुझे। तो पिन कोड आया था मेरे दोस्त की तरफ से, कहाँ गया भाई? ठीक है भाई, ये पिन कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सही है जनाब, तो ये पिन कोड मैंने डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो आपके जो भी नंबर होगा ये कह रहे सब सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, अभी ये यहाँ पर मेरे ख्याल से आउटबॉक्स में शो हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद शो होता है बहरहाल। तो ओके भाई, ये कुछ मामला थे। ठीक है, तो अब जो है हमने फॉर्म सबमिट कर दिया। थोड़ी देर बाद जो भी नंबर था, आपने जो नंबर दिया होगा उस नंबर पे आपको एक मैसेज या ईमेल रिसीव होगी कि जनाब आपका जो इनकम टैक्स है वो भर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये अभी हमने यहाँ पर तरीका समझा कि अगर हमें किसी इंडिविजुअल शख्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो और उसका टैक्स उसकी कंपनी ने ही काट लिया हो तो उसका तरीका क्या है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आपको किसी ऐसे शख्स का टैक्स फाइल करना है जिसका
टैक्स जो है वो उसकी कंपनी ने ना काटा हो बल्कि वो टैक्स खुद भरेगा, तो उसका तरीक़ार क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।